आज के बाद से जो 15,000 का कैप है आपकी बेसिक पे वो हट गया, आपकी एक्चुअल बेसिक का जो कि 12% आपका बनता है उसमें से 8.33% जो है वो एक्चुअल बेसिक पे कैलकुलेट होगा और उस हिसाब से आपकी आगे की पेंशन बनेगी। ये वैसे काफी हद तक साफ है। अंशुल जी, जहां कंफ्यूजन है वो ये है कि अब ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा, आपको पुराना हिसाब किताब करना पड़ेगा। किसी की 10 साल की नौकरी है, किसी की 15 साल की है, किसी की 20 साल की है, किसी ने 4 कंपनियां बदली है, कोई एक ही कंपनी में है। वो पुराना पैसा कैसे एडजस्ट होगा? क्या उसका कोई फॉर्मूला है? देखिए, फॉर्मूला तो कानून में क्लियरली दिया हुआ है, पेंशनेबल ईयर्स ऑफ सर्विस, पेंशनेबल सैलरी डिवाइडेड बाय 7। बट अगर आप 20 फरवरी का सर्कुलर ईपीएफओ का खोल के देखेंगे तो उसमें उन्होंने ये साफ कह दिया है कि ये जो फॉर्मूला है उसमें बदलाव हो सकता है। और दूसरा, जहां तक कंट्रीब्यूशन का सवाल है, इसमें कोई बात तय नहीं हुई है कि आप कितना पीछे जा सकते हैं। जैसे ही आप कहते हैं कि मुझे हायर पेंशन का ऑप्शन एक्सरसाइज करना है और मैं अपने एम्प्लॉयर के साथ ये जॉइंट ऑप्शन दूंगा या डिक्लेरेशन दूंगा, आपको अपना कंट्रीब्यूशन जो देना है वो इंटरेस्ट के साथ देना है। तो केवल मूल ही नहीं है कि उसके साथ साथ आपको ब्याज भी देना है। और मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें कोई बदलाव नहीं है कानून में। उन्होंने बस इतना बोला है कि जो अमेंडमेंट हुआ था, जो संशोधन हुआ था एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में, उसमें जो 15,000 की लिमिट रखी गई थी जिस तक एलिजिबिलिटी बनती है, मेंबर हो सकते हैं, उसको उन्होंने कहा कि हम अपहोल्ड करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने, जिन मेंबर्स ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है ज्यादा पेंशन बेनिफिट के लिए एज ऑफ 1 सितंबर 2014, उन लोगों को हम ये मौका देते हैं कि हमारे जजमेंट से 4 महीने, जो अब तारीख एक्सटेंड भी हो गई है, ये ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत सी डिलेज हुई, सर्कुलर्स कई तरह के आए हैं, लेकिन बात केवल इतनी है, जो आज के टाइम पे जो आप फॉर्मूला देखेंगे उसके बेसिस पे अगर आप जाते हैं तो आप यू हैव टू गो बैक इन टाइम। जितना टाइम अभी तक आपने सर्विस का अपना स्पेंड किया है, अगर आपने उसमें चाहते हैं कि हायर पेंशन मुझे मिले और ज्यादा कंट्रीब्यूशन 15,000 के ऊपर आपको देना, एक्चुअल बेसिक पे देना है, इन दैट केस आपको पूरे पेंशनेबल ईयर्स ऑफ सर्विस में जाना पड़ेगा। और ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो रिटायरमेंट के एकदम नजदीक है। उनको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वांटम कितना अधिक हो सकता है, उस पर ब्याज की भी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 1.16% का एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन की बात कही गई थी इस कानून में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस एडिशनल कंट्रीब्यूशन के लिए जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन मेंबर से मांगा गया है इस कानून के तहत, 2014 के कानून के तहत, उसको हम बहाल नहीं कर सकते। उस एनलमेंट को हम सस्पेंशन पे रखेंगे। तो अभी 6 महीने का टाइम सरकार को दिया गया था, ईपीएफओ को दिया गया था कि आप मेंबर से वो 1.16% एडिशनल कंट्रीब्यूशन नहीं मांग सकते, क्योंकि ये कानून के पर्पस को डिफीट करता है, बहाल नहीं करता है। तो उसके लिए ये समय दिया गया सरकार को। बट ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बतौर मेंबर कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि कल को जब वो 6 महीने पूरे हो और सरकार, ईपीएफओ सामने जाती है, भविष्य निधि संगठन जब सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके बोलता है कि हमारे पास कोई और ऐसा कोई प्रावधान नहीं आ पा रहा है जिससे हम एडिशनल फंडिंग कर सके, जिससे कि हम ये हायर पेंशन लोगों को दे पाएंगे, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है बजाय इसके कि हम 1.16% का एडिशनल कंट्रीब्यूशन मेंबर से लें। तो बात केवल, तो आप ये कह रहे हैं कि 3.16% का कंट्रीब्यूशन ये क्लियर है, यही बैकलॉग में देना होगा? ये एडिशनल है, नॉट जस्ट ये पुराना जो आपको कंट्रीब्यूशन अधिक देना है हायर पेंशन के लिए आपकी एक्चुअल सैलरी पे, वो तो अपनी जगह है। उसके अलावा 1.16% का ये एडिशनल देना होगा, ठीक है। लेकिन जो अंशुल जी, जो पुराना हिस्सा है उसके लिए क्या आप कह रहे हैं मौजूदा फॉर्मूले से ही बात चल जाएगी? क्योंकि मेरी तो बेसिक पिछले कई सालों में कई बार बदली होगी। अब जैसा कि शरद जी ने भी अभी बोला, अगर आप सर्कुलर खोल के देखेंगे तो ये कोई क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कि उसका फंडिंग होगी कैसे। फॉर्मूला जो फिलहाल है, जो मैंने आपको बताया, पेंशनेबल सैलरी मल्टीप्लाइड बाय पेंशनेबल ईयर्स ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाय 7, तो ये आपका फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला में बदलाव हो सकता है, जैसा कि
ठीक भविष्य निधि है। संगठन तो ने शरद जी, अब इसमें महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि चलिए जो भी फॉर्मूला हो, ये हो या कोई और फॉर्मूला हो, अब बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग हैं, बहुत सारे लोग बीच में अपना पैसा निकाल लेते हैं अपने प्रोविडेंट फंड से, चाहे घर में शादी हो, मकान बनाना हो, जो भी अलग अलग उसके नियम कायदे कानून हैं, तो उनका पैसा अब उनके आज के फंड में कितना पैसा है, अगर मान लीजिए उतना पैसा है जहां से उसमें से ले लिया जाएगा तो ठीक है, कम पड़ जाएगा तो फिर उसकी वसूली कैसे होगी? इन सवालों के जवाब का क्या कोई अभी स्पष्टीकरण है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर से तो विपिन स्पष्टीकरण नहीं है, पर अब अगर आप लॉजिक और कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो एक स्पष्टीकरण निकल के आता है। वो ये आता है कि अगर आप मान लीजिए 50,000 रुपए बेसिक का 8.33% लेके चल रहे हैं, जैसे पहले की जो स्कीम थी 1995 वाली, उसमें 1,000 से लेके 7,500 तक पेंशन बन सकती थी, जो मैक्सिमम पेंशन बन सकती थी, इससे ज्यादा नहीं बनती थी। अब मान लीजिए आप पेंशन 6 गुना ज्यादा चाहते हैं, तो 6 गुना ज्यादा का मतलब है मेरी पेंशन जो मैक्सिमम है वो 45,000 रुपए महीने तक पहुंच रही है। मैं एक उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं। तो अगर मुझे पेंशन 45,000 रुपए या 50,000 रुपए महीने की चाहिए, तो मुझे जो अब मेरे ईपीएस में जो कंट्रीब्यूशन है, जो कॉर्पस है, वो कॉर्पस 8.33% के हिसाब से मुझे उसको टॉपअप करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है ये टॉपअप कैसे होगा? या तो आपके जो प्रोविडेंट फंड में जो बैलेंस है उसमें से आप उधर ट्रांसफर करने का ऑप्शन दिया जाएगा कि ये, क्योंकि ये आपकी मर्जी है, प्रोविडेंट फंड अल्टीमेटली आप ही का पैसा होता है, आपकी मर्जी है, आप उसको लमसम लेना चाहते हैं या आप उसको पेंशन की तरह से लेना चाहते हैं, मतलब आप कम्यूट कराना चाहते हैं या पेंशन लेना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये एक एन्युटी स्कीम की तरह है। तो कैलकुलेशन स्पष्ट विपिन ये निकल के आती है कि आपको जितनी पेंशन चाहिए, आप इसको रिवर्स देखें कि आपका जो पेंशन का टारगेट है उसको आप जब पीछे की तरफ कैलकुलेशन करेंगे उतना कॉर्पस आपको बनाना पड़ेगा। अगर वो कॉर्पस कम पड़ रहा है तो या तो आपको एडिशनल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा या आपको अपने पेंशन प्रोविडेंट फंड से पेंशन फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसकी माइनर क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, पर कैलकुलेशन की दृष्टि से लॉजिकली ये समझ में आ रहा है कि आपका पेंशन का टारगेट आपके हाथ में होगा, आप जो शॉर्टफॉल है उसका वो पूरा करिए। अब सवाल ये उठेगा कि एम्प्लॉयर उसको कैसे पूरा करेगा? जैसा कि आपने ठीक कहा कि आप मान लीजिए 3-4 नौकरियां भी बदल के आ चुके हैं और पहले के एम्प्लॉयर को तो आप छोड़ चुके हैं, तो उसको कैसे? तो मेरा ऐसा मानना है, हालांकि स्पष्टीकरण इस पे आना जरूरी है, पर मेरा ऐसा मानना है कि उस हालात में एम्प्लॉय को जो टारगेट उसका पेंशन अमाउंट है वो अपनी जेब से देना पड़ेगा, क्योंकि नया एम्प्लॉयर कभी भी तैयार नहीं होगा कि मैं शॉर्टफॉल पूरा करूंगा। वो क्यों शॉर्टफॉल पूरा करेगा? वो एडिशनल कॉस्ट क्यों बियर करेगा? तो वो मेरे हिसाब से एम्प्लॉय को वो पैसा, अगर उसकी टारगेट पेंशन उसने बना रखी है, उसको वो पूरा करना पड़ेगा। तो अगर मैं आसान भाषा में इसको बोलूं तो आप पहले अपना पेंशन का टारगेट सेट कर लीजिए, उसकी रिवर्स कैलकुलेशन से आप कॉर्पस फंड तक पहुंच जाइए। जब आप कॉर्पस फंड तक पहुंचेंगे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि मुझे इसमें कितना शॉर्टफॉल है जो पूरा करना है, क्या मेरा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर पूरा कर रहा है, मैं अपनी जेब से कर रहा हूं या मैं अपने प्रोविडेंट फंड से ट्रांसफर कर रहा हूं। यह इस पर विपिन निर्भर करेगा।